अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरताज। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है और कुछ एमसीक्यू हमने किए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन का मैंने कुछ एमसीक्यू किया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है। प्लीज़ कुछ ही बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भेजा है, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। आप जब एमसीक्यू करते हैं ना, तो आपके पास आंसर ऑलरेडी होता है, तो इसे करने के कई सारे तरीके हो जाते हैं। एक तो लॉन्ग मेथड जो आप जानते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। एक मेथड वो होता है जो आप शॉर्टकट अपना लेते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर ऐसा कीजिए कि आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने में परेशानी हो रही है या सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त लग रहा है तो आप मुझे दोनों चीज़ बताया कीजिए कि सर ज़्यादा सॉल्व तो हो जा रहा है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, या फिर ये बताइए कि सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो हम उसको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाएँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप आंसर तक पहुंच पाएँ। तो ज़रूर से ज़रूर मुझे होमवर्क ज़रूर करके भेजिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। बहुत कम बच्चों ने भेजा है, सिर्फ 2 बच्चों ने भेजा है मुझे होमवर्क और बाकी बच्चे ने भेजा नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, आप भेजिए, ठीक है। और भेजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा और इंस्टेंटली फ़ायदा होगा। यानी कि आप जैसे ही भेजेंगे हम चेक करके आपको जैसे ही वापस करेंगे तो आप फिर उस पर हम वीडियो भी बनाएंगे। अगर हम मुझे महसूस होगा कि एक और वीडियो की ज़रूरत है तो वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो सिर्फ वो वाला वीडियो बनाएंगे जो और कम वक्त में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त लग रहा है ये भी तो मुझे मालूम होना चाहिए ना। अब एज ए टीचर तो मुझे हर क्वेश्चन में कम वक्त लगेगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कम वक्त लगता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ज़्यादा वक्त लगता होगा। तो प्लीज़ मुझे बताइए, अभी हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं और ज़्यादा कैसे आपको वक्त कम लगेगा, यानी कि आप कैसे अपना वक्त बचा सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये हम कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल बेसिकली कम्बिनेशन है। किसका कम्बिनेशन है? ये वेरिएबल और कांस्टेंट, किसका कॉम्बिनेशन है? वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, इसका कॉम्बिनेशन है। अब एक वेरिएबल है a, दूसरा b, तो ये a इंटू बी, a डिवाइड बाई बी, a माइनस बी, a प्लस बी, ये सब तो कॉम्बिनेशन ही है। कॉम्बिनेशन का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। यानी कि किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन अगर है, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 4 से ज़्यादा वेरिएबल, है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल में एक चीज़ याद रखने की है कि इक्वल का साइन नहीं होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड से जो बंधे हुए हैं पॉलिनोमियल में, जो नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड से हैं, उसे हम लोग एक ही टर्म काउंट करते हैं। जैसे कि 2x + 3, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, यानी कि इस पॉलिनोमियल में टोटल 2 टर्म्स हैं। इसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। तो पॉलिनोमियल के फिर कई सारे डिविजन्स हैं। जैसे कि सिर्फ अगर एक टर्म है, एक टर्म इसे भी कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं और इसे भी कहेंगे, ये इसे भी कहेंगे, XYZ। यहाँ पे 3 वेरिएबल है लेकिन फिर भी एक टर्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई से है। यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड से जब नंबर या वेरिएबल एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग एक ही टर्म काउंट करते हैं। टर्म उस वक्त बदल जाता है जब प्लस या माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो a/b एक सिंगल टर्म है, a इंटू बी एक सिंगल टर्म है, लेकिन a माइनस बी 2 टर्म हो गए, a प्लस बी 2 टर्म हो गए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का 3-4 डिवीज़न है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, फिर पॉलिनोमियल। लेकिन इन जनरल सारे पॉलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, सबको हम पॉलिनोमियल इन जनरल कह सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये आती है कि अगर वो इक्वल निशान नहीं है उसके अंदर, तो फिर सॉल्व होगा कैसे? सपोज़ कर लीजिए कि x + 2 है। इसका आंसर दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका आंसर बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? जैसे कि अगर इसने लिख दिया 0 तब तो आंसर हो जाएगा -2, लेकिन अगर इसी को x + 2 = 1 तो ये हो जाएगा x = -1। अगर इसी x + 2 = 2 लिख दिया तब तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर यही x + 2 = 5 किसी ने लिख दिया तो ये x की वैल्यू तो 3 हो जाएगी।
तो ये डिपेंड करेगा कि आपने इक्वल क्या लिया है। अगर आपने इक्वल टू 0 कर दिया तब तो अलग आंसर आएगा, इक्वल टू 1 कर दिया अलग आंसर आएगा, इक्वल टू 2 कर दिया अलग आंसर आएगा। यानी कि एक पॉलिनोमियल में चूंकि इक्वल का निशान पहले से होता ही नहीं है तो उसका आंसर होगा ही नहीं। अब जब नहीं होगा तो फिर पॉलिनोमियल में भी आंसर निकालेंगे कैसे, बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे कि उसे हम हर पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे 0 से, और चूंकि 0 से इक्वेट करने के बाद उसका आंसर आएगा इसलिए वो कहलाएगा ज़ीरोज़। इसीलिए पहले हम लोग ज़ीरोज़ कभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में ही सिर्फ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो इक्वल तो था ही नहीं किसी के, आपने उसे इक्वेट कर दिया 0 से। अब जब किसी भी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देते हैं और तब उसका जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं ज़ीरोज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x + 2 = 0, ये था पहले क्वेश्चन, इतना ही था। ठीक है, मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, अब सॉल्व करके ये आया मेरा आंसर x = -2। तो ये कहलाएगा ये x = -2 इज द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं p पॉलिनोमियल, और कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है तो इसे लिख दिया px। यहाँ पे x यूज़ हुआ है, हर जगह मैंने x यूज़ किया तो ये हो गया, सारे हो गए px। px = x + 2 है ना, यानी कि पॉलिनोमियल इन x, इसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन x। तो x + 2 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये ज़ीरोज़ हो गया। ठीक है, ज़ीरोज़ क्या है तो बेसिकली एक ज़ीरोज़ एक आंसर है। कैसा आंसर है? जब पॉलिनोमियल को हम लोग ज़बरदस्ती इक्वेट कर देते हैं 0 से तो वो कहलाएगा ज़ीरोज़। क्लियर है? अब देखिए ज़ीरोज़ जो होता है वो डिपेंड करता है इस पे कि वेरिएबल का पावर क्या है। अगर पावर लीनियर है तो एक ही ज़ीरो आएगा, पावर अगर 2 है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे, और पावर अगर 3 है तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे। 3 ज़ीरोज़ का मतलब ये हो गया कि 3 अलग अलग ज़ीरोज़ भी आ सकते हैं और सेम ज़ीरोज़ भी आ सकते हैं। ठीक है, और 2 ज़ीरोज़ का मतलब हो गया कि 2 सेम ज़ीरोज़ भी आ सकते हैं और अलग अलग भी ज़ीरो आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो समझ में आई बात किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मैंने लिखा है 2x + 1 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसे हम लोग निकाला, इसका वैल्यू क्या आया 2x + 1 = 0। मैंने 0 कर दिया क्योंकि मुझे ज़ीरोज़ निकालना है, ज़ीरोज़ निकालना है इसलिए मैंने 0 के बराबर कर दिया। ज़ीरोज़ निकाला तो ये आया 2x = -1 और x = -1/2, ये वैल्यू आया। अब देखिए ये ज़ीरोज़ है इसलिए इसका वैल्यू अगर इसमें हम रख दें तो अपने आप ये 0 वैल्यू दे देगा। कैसे? देखिए 2 × -1/2 + 1 इक्वल टू कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना, 2 कैंसिल, -1 + 1 क्या है 0। ठीक है, तो कभी कभी आपको चेक करने के लिए आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ज़ीरोज़। तो ऐसा नहीं कीजिएगा आप ज़ीरोज़ निकालने लगिएगा। हम लोग ज़ीरोज़ निकाल भी सकते हैं लेकिन मुझे चेक करना है तो हम सीधे डायरेक्टली उसमें वैल्यू उसका रख देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2 है ना, px = x + 2 और आपका आंसर है 1 2 -2 और डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो 1 इसमें रखेंगे तो 1 + 2 3 हो गया, 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 हो गया, -2 रखेंगे तो -2 + 2 ये 0 हो गया। तो ये आपका आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो ये हो गया ज़ीरोज़। आपको होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़ीरोज़ बेसिकली एक ऐसा आंसर है जो पॉलिनोमियल को ज़बरदस्ती इक्वेट किया जाता है 0 से। ठीक है, तो वो ज़ीरोज़ कहलाएगा। अब थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा दीजिएगा, अगर उसको 1 से इक्वेट कर देंगे क्या 1s कहलाएगा वो, या 2 से इक्वेट कर देंगे तो 2s कहलाएगा? नहीं, 1s और 2s का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मैथ्स में, इसलिए हम लोग ज़ीरोज़ एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि 0 के इक्वल कर दिया। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को आगे को लेकर चले तो 1s और 2s या 3s नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और अगर होगा भी तो आप करके देखिएगा, आप उसमें कुछ डेवलप करना चाहते हैं आप कीजिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है उसके बारे में, इसलिए हम उस पर हम बात नहीं करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। यानी कि अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में उसका क्या मतलब है। देखिए ज्योमेट्री में 2 लाइंस होती हैं, एक लाइन
ये जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, इसे हम लोग कहते हैं एक्स, इसे हम कहते हैं वाई। देखिए अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जो ऐसे होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी लाइन ऐसे बनेगी, या ऐसे ही बन सकती है, या ऐसे ही बन सकती है, लेकिन स्ट्रेट, लेकिन क्या, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है तो उसका आंसर एक होगा, सिंगल आंसर होगा। और अगर कोई लाइन, कोई कर्व 2 बार या 3 बार कट कर दे रही है, 1 2 3, तो ये पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके 3 जीरोज हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसका ये मतलब निकलता है। अब ये कैसे निकलेगा और क्यों निकलेगा ये अभी मत सीखिए आप, बस आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उतना ही जीरोज होगा। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इसके जीरोज कितने हैं, तो ऑप्शन हो सकता है 1, बी हो सकता है 2, सी हो सकता है 3, उसके बाद डी हो सकता है 4। तो इसका आंसर 3 वाला सही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, 1 2 3। उसी तरह से अगर कोई सिर्फ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, इसके आंसर्स कितने होंगे, एक्स एक्सिस जो कितनी बार कट कर रहा है, 1 और ये 2, तो इसका आंसर होगा 2। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, रिप्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे, मीनिंग कहेंगे। ठीक है, कभी कभी सिर्फ ऐसे एक लाइन ऐसे बना करके ऐसे चला जाता है, तो तभी ये 1 और ये 2। और सिर्फ अगर एक बार ऐसे सिर्फ टच करके चला जाएगा ऐसे, तो फिर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि उसको ये क्वेश्चन पूछने के लिए उसे ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने में उसको एक्यूरेट ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है आ भी सकता है क्वेश्चन और नहीं भी। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलग अलग ग्राफ बना करके अलग अलग लाइन्स दिया हुआ है, तो आपको पूछा हुआ है कि ये इसके जीरोज़ कितने होंगे, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया है उतना उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट किसको कहते हैं, कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट कहते हैं ऐसा कांस्टेंट टर्म एसोसिएटेड विथ वेरिएबल। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे कहें 2x + 3y, ये है 2x + 3y, तो 2 का कोफिशिएंट हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया 2 और y का कोफिशिएंट हो गया 3। उसी तरह से x - 2y है, तो x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया 1, और y का कोफिशिएंट क्या है, -2। अच्छा ये याद रखिएगा कि जब भी कोफिशिएंट बताया जाता है ना, तो उसके साइन के साथ बताया जाता है। ठीक है ना, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब माइनस हो। जब x का कोफिशिएंट मैं पूछा सिर्फ 1 बोल दिया मैंने, क्योंकि माइनस नहीं था, और y का कोफिशिएंट मैंने बताया -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर प्लस होता तो सिर्फ 2 बोल देता है। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। अब देखिए एक रिलेशन है, कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशंस हैं। रिलेशन क्या है, देखिए अगर ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है, x² + 4x - 2, ये एक पॉलिनोमियल है, तो हम पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, ज़बरदस्ती इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, और जब 0 से इक्वेट कर दिया तो ये कैसा पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बना, क्योंकि ये पावर 2 है। याद रखिएगा अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर होगा, मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, और मैक्सिमम पावर 3 है तो वो क्यूबिक बन जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जितने पावर होते हैं उतना ही उसका आंसर होता है। अगर लीनियर होता तो उसका एक आंसर होता, क्वाड्रेटिक है तो उसका आंसर 2 होगा, तो इसके आंसर 2 आएंगे, है ना। ज़बरदस्ती के मैंने सॉल्व करने की अगर कोशिश करूँ तो ये 2 आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 आंसर किस तरह से आएगा, एक आएगा, ऐसी मैं मान ले रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आए, x = 1 आ सकता है, x = 2 आ सकता है। तो पहले वाले आंसर को, यानी पहले वाले ज़ीरोज़ को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, और दूसरे वाले को कहते हैं बीटा।
ठीक है, पहले वाले को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा, दूसरे वाले को कहते हैं बीटा। अब यहाँ पे एक रियल एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे तो हो सकता है ये सॉल्व हो या हो सकता है सॉल्व ना हो, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसको डिलीट करता हूँ। चलिए देखिए, मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने ये तो पॉलिनोमियल था, मैंने इसको ज़बरदस्ती ज़ीरो कर दिया क्योंकि मुझे ज़ीरोज़ निकालने हैं। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस, इसे -2 को इस तरह से दो अलग अलग हिस्सों में करना है कि उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस -2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो इसके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, यानी कि -8x स्क्वायर आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यही -2 आ जाए। तो क्या करना होगा, इसे कर दिया मैंने -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया -4x प्लस 2x मिलके क्या हो गया -2x, और इनको दोनों में मल्टीप्लाई किया तो -4 इंटू प्लस 2 -8 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ से x कॉमन मैंने ले लिया, ये x -4, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, ये हो गया x -4। उसके बाद x -4 दोनों जगह है तो x -4 मैंने कॉमन ले लिया, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 4, और x की, अच्छा यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये मैं शॉर्टकट कर दिया। यहाँ पे देखिए दो नंबर, यहाँ पे दो नंबर आ गए, ये बीच में क्या कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई है। आप याद रखिएगा कि अगर कोई दो नंबर है a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक ना एक तो 0 है, तभी तो 0 हुआ। अगर कोई ज़ीरो, दोनों में से कोई नंबर अगर 0 ना होता, और सपोज बहुत छोटा नंबर भी होता 1 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आता 1, 0 तो नहीं होता। 1 इंटू 2 हो जाता, 1 इंटू 4 4 हो जाता, -1 इंटू -1 +1 हो जाता, -1 इंटू -2 कुछ और हो जाता। तो ऐसे कोई सा भी कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है। अगर वो प्रोडक्ट वो 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो एक 0 है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अब मुझे पता नहीं है कि ये वाला 0 है या ये वाला 0 है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैं मान लिया कि x -4 0 है, तो ये x की वैल्यू 4। लेकिन हम ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही वाला 0 है, हो सकता है ये भी 0 है, तो यहाँ पे लिखते हैं और, या तो ये वाला 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -2। तो दो आंसर आया आपके पास, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये वाले को हम लोग कहेंगे अल्फ़ा, किसी एक को अल्फ़ा कह सकते हैं, इसे हमने कह दिया अल्फ़ा और इसे हम कह दिया बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा और बीटा को दोनों को ऐड कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड किया तो 4 - 2 क्या आया 2। अब देखेंगे कि ये 2 आया। अब अल्फ़ा बीटा करके देखते हैं अल्फ़ा बीटा कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कर देता हूँ। अल्फ़ा बीटा कितना आएगा 4 इंटू 2 -2 यानी कि -8, ये आया। अगर सिर्फ मुझे कोई कहता है कि अल्फ़ा और बीटा मत निकालो, मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ करके कितना होगा वो मुझे बताओ, तो अगर कोई मुझे ऐसे पूछ देना कि अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ, अल्फ़ा और बीटा कोई पूछ देगा तब तो मुझे ये करना पड़ेगा। ये जो मैंने किया ना आपको, ये पूरा सॉल्व किया लाइन बाय लाइन, तो ये मुझे करना ही पड़ेगा या किसी को भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों दो ज़ीरोज़ आएंगे, दोनों का सम निकाल दो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के मुझे बताओ, तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम कर देंगे -b/a। और -b/a क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसे हम कहेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे समझाना हो इधर। देखिए अगर ये लिखा हुआ है x² प्लस 2x माइनस 2, तो ये x² के साथ जो नंबर लगा होता है उसे a कहते हैं, x के साथ जो लगा होता है उसे b कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसे हम लोग c कहते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है
अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। ये फार्मूला है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि अगर कोई आपको कह दे कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, या फिर ऐसे कह दे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, तो आप ऐसा मत करने लगिएगा कि पूरा ज़ीरोज़ निकालिएगा अल्फ़ा और बीटा और दोनों को ऐड करके दे दीजिएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा कीजिएगा तो आप बेवकूफ़ हो जाएंगे। आपको ये सामने वाला ये समझेगा कि आपको ये पता नहीं था कि अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्टली निकाला जा सकता है। और अल्फ़ा बीटा अगर कोई पूछेगा कि अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो ये होता है c/a। अब हम देखते हैं, इसे प्रूफ करके देखते हैं। हमने तो अलग अलग भी निकाला और अलग अलग करके हमने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया मेरा 4। अब हम देखते हैं डायरेक्टली इससे करके, ये वाला फार्मूला से जो अभी मैंने लिखा है, क्या उसे 4 आ रहा है? तो देखिए -b/a, माइनस बी क्या है? -b है मेरा -2, a क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1, तो क्या है आंसर? 2। यहाँ भी 2 ही आ रहा था। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा तो मैंने कर लिया था, कितना आया था? 8। अब हम वैसे करके देखते हैं, अल्फ़ा मेरा कितना आया था? 4, बीटा कितना आया था? -2, तो मल्टीप्लाई करके दिया तो क्या है? -8। तो ये देखा कि अरे यहाँ भी सेम ही आ रहा था। तो इसे हम लोग कहते हैं वेरीफाई। इसे क्या मैंने जो क्या किया वो वेरीफाई किया, यानी मैंने पहले आंसर निकाला अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा को ऐड किया एक बार, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया एक बार, और फिर मैंने ये फार्मूले से एक बार निकाला -b/a और c/a से, देखा दोनों सेम है, तो इसे कहते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये MCQ आ रहा है, तो वेरीफाई करने का नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 1-2 बार वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब पहली वीडियो में बस इतना ही। हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, प्लीज़ इसे आप करके ज़रूर लाइएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, इसके पहले आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं और फिर वेरीफाई करने हैं, ठीक है ना। फाइंड ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई, मैं लिख देता हूँ, फाइंड ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई। पहला है 6x² -7x -3, b है 3x² -x -4, c है, c क्या दे दूँ? चलिए दे देता हूँ x² -2x -3, और d का आखिरी क्वेश्चन दे देता हूँ 2x² + 3x + 1। चलिए ठीक है, आप इसे सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, प्लीज़ वेरीफाई कर दीजिएगा, और जो वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई ऐसा हो ही जाएगा, और नहीं हो पाएगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नेक्स्ट टाइम हम आपको इससे और फर्दर आगे बताएंगे, ठीक है। और MCQ कैसे करेंगे, ये बार बार हम आपको ये कर रहे हैं कि MCQ पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। हालांकि ये बेसिक जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उस पर MCQ वगैरह 1-2 मैं खुद करूंगा, और आपसे आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आपसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।